हेलो डियर, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आप सभी का फिर से वेलकम है आपके अपने इस नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले राजस्थान कृषि पर्यवेक्षक भर्ती 2023-24 की तैयारी कैसे करें। आप सभी को पता है बहुत जल्द इस भर्ती का नोटिफिकेशन आने वाला है, तो इस एग्जाम की प्रिपरेशन सटीक तरीके से हम कैसे करें ताकि सिलेक्शन हो सके। तो इस वीडियो में हम सारी चीजें बताने वाले। इस वीडियो में बताएंगे कट ऑफ के बारे में, कितने कैंडिडेट्स में शामिल होने वाले, नेगेटिव मार्किंग के बारे में, बुक कौन सी बेस्ट होती है, कोचिंग करें या ना करें, सेल्फ स्टडी कैसे करें, सिलेबस को कवर कैसे किया जाए। तो सारी चीजें इस वीडियो में हम क्लियर करने वाले हैं। तो प्लीज डियर यार, वीडियो को स्किप मत कीजिए, क्योंकि लास्ट तक आते आते ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल रहने वाली है। अगर आप कृषि पर्यवेक्षक बनना चाहते हो, आपका भी एम है कृषि पर्यवेक्षक बनना, अगर आप चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले अगर हम बात की जाए, सबसे इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए उसका कंपटीशन हमें पता होना चाहिए कि इस एग्जाम में कितना कंपटीशन है, वो हमें पता होना चाहिए ताकि हम एक अपना जो गोल है उसको अच्छे ढंग से अपनी प्रिपरेशन कर सके। अगर एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की बात की जाए, देखो ये 2018 की बात की जाए, 2018 में ये एग्जाम हुआ था। उसकी बात की जाए 2021 में और 2023 में होने वाला है। अगर इनका कंपेयर की जाए, आप सभी को पता है यार कि पर डे जो भी ईयर हमारे निकल रहे, नंबर ऑफ वैकेंसी डाउन होती जा रही है। आप सबको पता है 2018 में जितनी वैकेंसी निकली थी वो 2021 में नहीं निकली। अब 2021 में निकली थी 2254 पोस्ट निकली थी, अब 2022 में नहीं निकलने वाली। तो सबको पता भाई नंबर ऑफ वैकेंसी डाउन होती जा रही है और नंबर ऑफ जनरेशन बढ़ता जा रहा है, पब्लिकेशन बढ़ती जा रही है। तो ये कंपटीशन बहुत हाई होने वाला है। 2021 की तुलना में बात करें तो कंपटीशन बहुत ज्यादा, जनरेशन बढ़ती जा रही है, नंबर ऑफ वैकेंसी डाउन होती जा रही है। तो अब बात करें, देखो 2018 की बात की जाए, सबको पता भाई इसमें 100 क्वेश्चन आते हैं। अगर बात की जाए 2018 में कट ऑफ की बात की जाए ना, तो आप याद रख सकते हो, जनरल की बोल रहे हैं 81 क्वेश्चन जिसके राइट थे ना, 81 क्वेश्चन पे जनरल में सिलेक्शन था उस टाइम। 2018 की बात कर रहे हैं, 81 क्वेश्चन पर सिलेक्शन था। 2018 की बात कर रहे हैं, जनरल की बात कर रहे हैं। 100 क्वेश्चन में 60 क्वेश्चन हमारे एग्रीकल्चर के आते, 25 क्वेश्चन बात करें जीके के आते, और 15 क्वेश्चन बात करें तो भाई वो हिंदी सब्जेक्ट से आते हैं। तो भाई अब कंपटीशन बढ़ने वाला है। 2018 से बाद में 2021 में आई, तो 2021 में 2254 पोस्ट आई थी। उसके बाद में अगर बात की जाए, ध्यान से सुनना यार, है ना, और यार वीडियो को ध्यान से दिखे। पता है आपको बार बार हम एक चीज बोल रहे होंगे इस वीडियो में, थोड़ा बोर हो रहा होगा, क्योंकि इस वीडियो को ध्यान से देखना, क्योंकि यार ये वीडियो है ना आपके लिए हेल्पफुल रहने वाला है। इसलिए हम बार बार एक ही चीज को बार बार बोल रहे हैं, ध्यान से देखिएगा क्योंकि हेल्पफुल रहने वाला ये वीडियो। अब इतनी पोस्टों पर आई थी, अगर इसमें बात की जाए, इसकी जो बात की जाए, जिसके 90+ क्वेश्चन थे वो उसका सिलेक्शन था। इसमें जिसके 90 क्वेश्चन थे उसका इसमें सिलेक्शन था। अब पता है इसमें जब 2021 में वैकेंसी आई थी, तो ध्यान से सुनना यार, है ना, तब 1,70,000 फॉर्म अप्लाई किए गए थे। इसमें 1,70,000 इसमें फॉर्म अप्लाई किए गए थे, 1,70,000 इसमें फॉर्म अप्लाई किए गए थे। अगर इसकी मैथ कैलकुलेशन की बात की जाए तो भाई 75 पर एक स्टूडेंट का क्या था, सिलेक्शन था। तब कंपटीशन फिर भी कम था, 2021 में 75 पर एक स्टूडेंट्स का सिलेक्शन था। अगर बात की जाए 2023 की, 1,70,000 फॉर्म भरे गए थे 2021 में। अगर इसकी तुलना में 2023 की बात की जाए, अब का जो आने वाला है कंपटीशन आने वाला है, तो भाई अब करीबन 2,30,000 से लेके अपने 3 लाख तक फॉर्म भरे जाने वाले हैं। ये आप सोच सकते हो। तो भाई कंपटीशन तो यार हाई है ना, कंपटीशन हाई है 2021 की तुलना में बात की जाए। मैथ कैलकुलेशन लगाया जाए ना कि 2,30,000 से 3 लाख के समथिंग, तो 250 पर एक स्टूडेंट्स का सिलेक्शन होने वाला है। अगर बात की जाए, देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, कोचिंग करते हैं। एक कोचिंग सेंटर है, उसमें 100 स्टूडेंट्स हैं, एक मतलब, है ना, तो उसमें से 5 स्टूडेंट्स तो आपको ऐसे मिलेंगे कि जिनका एम है कि मुझे तो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर बनना ही है। उन्होंने सारी चीज़ों को त्याग दिया, सोशल मीडिया उन्होंने छोड़ दिया, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह, यूट्यूब तक उन्होंने छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, आना जाना उन्होंने कहीं सारी चीज़ें उन्होंने छोड़ दी, बस सब कुछ त्याग दिया, बस उनका एक एम है कि मुझे बनना है। अब ऐसे ही 5 स्टूडेंट्स होते हैं एक कोचिंग सेंटर में। अगर 100 में से बात की जाए ना, तो 5 स्टूडेंट्स ही आपको मिलेंगे। अगर इनकी भी बात की जाए तो करीबन ये भी 80,000 के समथिंग होने वाले हैं। अब बात की जाए तो यार कंपटीशन है ना, एक्चुअल में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, तो इसलिए एक सही गाइडेंस के साथ आपको स्टडी करनी होगी। एंड देखो, अब और बात की जाए ना, इस सब की बात की जाए, तो अब बताते हैं आपको भाई कि ये सिलेबस वगैरह का क्या मैटर रहने वाला है। एक चीज़ और बताते थे, इसमें 3 सब्जेक्ट आती है, एग्रीकल्चर, इसमें आते हैं जीके और हिंदी। ये तीनों सब्जेक्ट अगर सबकी क्लियर है,
किसी के तीनों सब्जेक्ट स्ट्रांग है भाई उसका सिलेक्शन होगा। ऐसा नहीं है यार मेरी एग्रीकल्चर तो अच्छा है, हिस्ट्री और जी के थोड़ा वीक है, तो भाई ऐसे काम चलेगा नहीं। तीनों सब्जेक्ट आपका स्ट्रांग होने चाहिए। अगर बात की जाए करंट में किसी ने अगर किसी स्टूडेंट को 4 साल हो गए हैं 12th पास किए और वो तैयारी कर रहा है, तो उसकी एग्रीकल्चर भी अच्छी होगी, जीके भी अच्छी होगी और हिंदी भी अच्छी होने वाली है उसकी। अगर किसी ने अभी जस्टली किया है और वो बीएससी कर रहा है, तो उसकी एग्रीकल्चर अच्छी होगी बट उसकी हिंदी और जीके थोड़ी सी वीक होगी। और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने 12th पास के 10 साल हो गए, तो उनके क्या होगा कि उनका जीके और हिंदी स्ट्रांग होगा क्योंकि वो किसी और फील्ड में जा चुके हैं, तो उनका क्या एग्रीकल्चर थोड़ा वीक रह जाता है। तो आप सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि भाई तीनों सब्जेक्ट पर आपको कमांड करनी है। सिलेबस की बात की जाए, अगर देखो सिलेबस की बात की जाए, सिलेबस तो सबसे पहले अगर आप एग्रीकल्चर सुपरवाइजर सच में बनना चाहते हो, तो सबसे पहले जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो सबसे पहले आपको सिलेबस पता होना चाहिए। सिलेबस का प्रिंट आउट निकलवा लो और जहां स्टडी करते हो वहां दीवार पर चिपका दो, ताकि आपको टाइम टू टाइम पता रहे कि भाई ये टॉपिक क्लियर होगा, ये मेरा सिलेबस है, उसी के आधार पर आप स्टडी कर सको, राइट। तो सिलेबस के लिए सबसे पहले आपको क्या होगा, सिलेबस का प्रिंट आउट निकलवाना होगा। सिलेबस का प्रिंट आउट निकलवाना होगा। उसके साथ आपको क्या करना होगा भाई, पढ़ने के लिए क्या होना चाहिए, आपके पास ओल्ड पेपर होने चाहिए। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के आपके पास ओल्ड पेपर होने ही चाहिए। ज़्यादा तो नहीं मिलेगा, 2018 का मिल जाएगा आपको, 2021 का मिल जाएगा। अगर इसका ना भी मिले तो यार इससे रिलेटेड जो एग्जाम है जेईएन है ना, इसके जेट के आप दे सकते हो, इसके जो ओल्ड पेपर है वो देखो आप। इसके बाद में देखो बहुत सारी यूनिवर्सिटी होती है जो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का एग्जाम करवाती है, तो उस जो यूनिवर्सिटी करवाती है उसके ओल्ड पेपर रखो। सबसे पहले आपको मटेरियल इकट्ठा तो करना है यार, आपके सही गाइडेंस के साथ स्टडी करनी है। तो ओल्ड पेपर वहाँ एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के उसमें क्वेश्चंस मिलेंगे, वहां से वे ले सकते हो। यूनिवर्सिटी करवाती है AAO का जो पेपर होता है उसमें देखो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं, वो आप सारी चीजें देखो। इसके बाद में हिंदी और बात करें और जीके की, तो देखो बहुत सारे हमारे अधीनस्थ कर्मचारी चयन बोर्ड एग्जाम करवाता है, जैसे कि कांस्टेबल का देख सकते हो, पटवारी का एग्जाम दे सकते हो, उसमें ये सब्जेक्ट आती है। तो वो जितने भी ओल्ड पेपर है जिसमें हिंदी आ रहा है, जीके आ रहा है, वो उन एग्जामों को देखो, क्योंकि हमें पता चलता है कि किस टाइप से किस टॉपिक से। और एक बात और बता, इस बात को ध्यान से सुनना क्योंकि खास बात है ये, पता है क्या, क्योंकि अधीनस्थ कर्मचारी चयन बोर्ड है वो हमेशा रिपीटेड क्वेश्चंस दे रहा है। देख लेना आपने, अभी बहुत सारे एग्जाम हुए सब में रिपीटेड क्वेश्चन दे रहा है, तो ये आपको देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको करना है। उसके बाद आपको सारे ओल्ड पेपर लेके रखना है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको एक अच्छे आपके पास इसके लिए नोट्स होने चाहिए। आपके पास इस स्टडी को करने के लिए आपके पास नोट्स होने चाहिए। उसके बाद आपके पास बुक्स होनी चाहिए। भाई बुक्स कौन कौन सी होनी चाहिए, तो देखो सबसे बेस्ट है एग्रीकल्चर के लिए बात करें तो सबसे बेस्ट है 11th 12th का NCERT चलता है, ये इसमें एग्रीकल्चर के लिए बहुत ही बेस्ट बुक है। 11th 12th का NCERT चलता है, वो आप पढ़ो, बहुत ही शानदार बुक है एग्रीकल्चर के लिए। हिस्ट्री के लिए बात करते हैं, जीके के लिए, तो भाई हिस्ट्री के लिए आप पनोरमा पढ़ सकते हो, हिस्ट्री के लिए पनोरमा पढ़ सकते हो। हाँ देखो ऐसा मत करना यार ये आप नोट्स ही नोट्स पढ़ रहे हो, बुक नहीं पढ़ रहे, भाई बुक भी पढ़ो। ऐसा नहीं कि मैं तो यार कोचिंग कर रहा हूँ, मैं तो कोचिंग के नोट्स, अरे नहीं यार, आप बुक भी पढ़ो और कोचिंग के नोट्स भी पढ़ो। तो हिस्ट्री के लिए आप ना पनोरमा ले सकते हो, कल्चर के लिए। और ज्योग्राफी की अगर बात की जाए ज्योग्राफी की, तो भाई ज्योग्राफी के लिए आप डॉक्टर हरिओम सक्सेना जी की बुक आती है, बहुत ही बेस्ट बुक है, NCERT की है, तो ये आप पढ़ सकते हो। ये हिस्ट्री के लिए और एग्रीकल्चर के लिए 11th 12th का ये हो गया। अब बात की जाए इसके बाद में आप एक कोचिंग भी ज्वाइन कर सकते हो, या फिर अगर आप कोचिंग ज्वाइन कर रहे हो तो कोचिंग इंस्टीट्यूट के पास कोई भी इंस्टीट्यूट हो सकता है, अगर उसके नोट्स हैं आपके पास तो वो भी आप पढ़ो। बस इससे ज्यादा है ना, इन सबसे ज्यादा भीड़ इकट्ठी मत करना आपके पास कि कोई आपका फ्रेंड दूसरी कोचिंग कर रहा है वहां से नोट्स ले लिए, आप जिससे कर रहे हो वो नोट्स ले लिए, वो बुक आ गई, वो, इससे ज्यादा मटेरियल इकट्ठा नहीं करना है। NCERT 11th 12th का एग्रीकल्चर के लिए, जीके के लिए, ज्योग्राफी के लिए डॉक्टर हरिओम सक्सेना की बुक आती है, बहुत ही शानदार बुक है, NCERT ये आती है। उसके बाद में अगर बात की जाए तो पनोरमा, ये आप पढ़ सकते हो, ये भी बहुत ही बेस्ट बुक है। अब बात की जाए यार देखो, ये आपने बुक इकट्ठा कर लिया, अब आपको क्या करना है, इन सब के बाद में मटेरियल इकट्ठा हो गया, तो भाई आप, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुनना है ना। फिर देखो आपको क्या करना है,
इसके बाद में जैसे कि आपको क्वेश्चंस करने, आपको सबसे पहले थ्योरी पढ़नी है। जैसे ये एग्रीकल्चर है तो इसको लिए आपने नोट्स हैं आपके पास, क्या है, नोट्स हैं आपके पास, तो आपको पहले क्या करनी है, थ्योरी पढ़नी है। थ्योरी आपको पढ़नी है। थ्योरी जैसे आपने पढ़ा तो आपने ओल्ड पेपर जो भी आपने पढ़ा उसके लिए आपने जो ओल्ड पेपर है उनको देखा। जैसे आपने 2018 का ओल्ड पेपर देखा, राइट, देर से सुनना, ये आपने देखा और अभी इसमें आप क्या देख रहे हो भाई, एग्रीकल्चर के क्वेश्चंस देख रहे हो, ओनली एग्रीकल्चर के क्वेश्चन देख रहे हो। एक रफ पेज लेना और उसमें क्या करना, या बुक्स ले लेना, हाँ, जो आपका जो नोट्स हो ना वो लेना, और एक ये पेपर ले लेना। फिर आपको क्या करना है भाई, इसमें से किस टॉपिक में से क्वेश्चंस आ रहे हैं, राइट, उस टॉपिक पर टिक करो। जितने भी टॉपिक्स पे क्वेश्चंस आए हैं इस एग्जाम में उन सारे टॉपिक्स पे टिक करते चलो आप। फिर उन टॉपिक्स को आपको पढ़ना है। फिर आपने क्या किया भाई, 2021 का एग्जाम हुआ था, उसके ओल्ड पेपर लिया, फिर उसमें एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के क्वेश्चन देखे, फिर उस पर भी टिक करते चलो। ये आपने उन क्वेश्चनों पर टिक किया है, उस टॉपिक्स पर टिक किया है जिनसे 2018 में 2021 में क्वेश्चंस आए। अब दोनों की कंपेयर करो कि 2000 सेम कौन कौन से टॉपिक हैं जिसमें से 2018 और 2021 में एग्जाम आए, उन टॉपिकों को अपना इंपॉर्टेंट कर लो थोड़ा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे ही आप जीके में करो और कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपके नोट्स में नहीं है तो आप उनको इंपॉर्टेंट डालकर और उन्हें नोट भी कर सकते हो, ताकि वो आप एग्जाम टाइम में थोड़ा पढ़ सको। और याद रखना, आप ऐसे स्टडी करोगे। और एक चीज़ बहुत ज़्यादा बताएंगे, आप जो भी पढ़ो फुल कंसंट्रेशन के साथ पढ़ना। जो भी पढ़ो, एक आपको क्या करना, जब भी आप पढ़ना है आपको, तो एक आपको है ना रफ कॉपी लेना है। ये आपकी रफ कॉपी होगी और ये आपकी क्या हो गया, स्टडी बुक हो गई। ये आपकी स्टडी बुक हो गई। तो टेबल पर जब भी आप पढ़ो ना तो बगल में क्या रखना होना चाहिए, रफ कॉपी आपके पास होना चाहिए। जैसे कि आपने कुछ भी पढ़ा, हिस्ट्री में पढ़ा, मेवाड़ का इतिहास आपने पढ़ा है, तो अभी आपने क्या पढ़ा भाई, ऐसे ही नहीं होता सिलेक्शन यार। उसके लिए आपको टीचर भी खुद बनना होगा, स्टूडेंट्स भी आपको खुद बनना होगा। आपने मेवाड़ का इतिहास पढ़ा है तो खुद से क्वेश्चन करो कि मैंने अभी ये पढ़ा है, तो आप क्वेश्चन कर रहे हो, उन सबको नोट करते चलो। क्वेश्चन करा तो ये रफ कॉपी, इसमें कैसे भी उसको लिखो बाहर में, भाई ये होता है, ये जैसे भी आपने जो पढ़ा है ना, बस एक बार नोट डाउन कर तो छोड़ दो। फिर उसको खुद को ही टीचर बनना होगा, खुद को ही आपको स्टूडेंट्स बनना होगा। खुद से क्वेश्चन करो, जो भी आपने पढ़ा बस उसको बंद कर दो। फिर ऐसे ही आपको हर टॉपिक। और हाँ, याद रखना, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो रिवीजन करते, बोलते मैं रिवीजन कर रहा हूँ, आराम से लेट जाते, सोफे पर लेट गए, अब बोल रहे एक से ये बुक ले लिया, रिवीजन कर रहा हूँ, तो उसको क्या है, ऐसे पढ़े लेट हुए ऐसे देखते रहते। भाई ऐसे रिवीजन नहीं होता, बहुत बेकार तरीका होता है ये रिवीजन करने का। रिवीजन करो, ऐसे ही आपको रिवीजन करना है। एक बुक लेना है, और जिस भी स्टूडेंट को पढ़ते समय नींद आती है तो भाई ये तरीका बहुत ही बेस्ट तरीका है। आप ऐसे पढ़ोगे, एक रफ कॉपी आपके हाथ में होगा और पेन होगा, और जो भी पढ़ रहे हो उसको लिख कर पढ़ते हो ना, हल्का। बहुत से स्टूडेंट बोलते हैं यार टाइम लगता है, नहीं लगता टाइम, पर टॉपिक बहुत बेस्ट तरीके से क्लियर भी होता है। अब बात आती है यार कोचिंग करे या ना करे। सिलेक्शन में अगर बात बताए, अगर एक सच बात बताएं कि सिलेक्शन में कोचिंग का 10% ही हाथ होता है। आप कोचिंग करो, बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं सेल्फ स्टडी करते हैं, सिलेक्शन भी होता है, बट कोचिंग में 10% ही हाथ होता है कोचिंग वालों का सिलेक्शन करवाने के लिए, वो और 90% खुद का होता है। अब बताते हैं उसमें क्या करना है आपको। रुकिए एक सेकेंड ना। तो वो आपको क्या करना होगा, देखो कोचिंग का मैटर ये ऐसा होता है कोचिंग है ना, कोचिंग में देखो 10% होता है कोचिंग वालों का हाथ होता है, आपके सिलेक्शन में 10% आते हैं। इसके बाद में क्या होगा कि भाई जो होता है ये आपका खुद का होता है, ये आप खुद होते हो, सेल्फ होते हो, ये आपका खुद का हाथ होता है सिलेक्शन में। और 4% होता है पेरेंट्स का हाथ होता है, पेरेंट्स का। अब आप सोच रहे हो भाई कोचिंग वालों का आपके सिलेक्शन में 10% हाथ होता है, बना 50% आपका होता है, ये होता है पेरेंट्स का होता है, पेरेंट्स का भी होता है, सिलेक्शन में बहुत बड़ा होता है। कोचिंग वाले, हर कोचिंग बेस्ट होती है, आप किसी भी कोचिंग में चले जाओ, हर कोई अपना 100% देने की कोशिश करता है। इसलिए जो भी आपको कोचिंग में पढ़ा है, आप नहीं पढ़ोगे, वो आपको एक गाइडेंस करते हैं, वो आपका इंटरेस्ट पैदा करते हैं। जो टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा उस टॉपिक में, वो आपको उस टॉपिक में इंटरेस्ट पैदा किया जाता है कोचिंग में। और पढ़ना तो वो आपको ही होता है, लास्ट में आपको ही पढ़ना है,
बट वहाँ क्या होता है कि जो टॉपिक नहीं समझ में आ रहा उस टॉपिक में आपका इंटरेस्ट पैदा किया जाता है, उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट पैदा किया जाता है। अगर आप ऐसा होता कि भाई कोचिंग करने से सिलेक्शन हो जाए तो सारे लोग कोचिंग करें, और करते भी हैं कोचिंग, बट 10% ही हाथ होता है। वो क्या होता है कि वहाँ गाइडेंस भी मिलता है थोड़ा, और होता क्या कि वो इंटरेस्ट पैदा करते हैं टॉपिक में, हमारे में रुचि पैदा करते हैं हमारे सब्जेक्ट में। लास्ट में हमें ही पढ़ना होता है, 50% हाथ हमारा होता है हमारे सिलेक्शन में, और 40% जो हाथ होता है हमारे पेरेंट्स का होता है। पेरेंट्स 2 टाइप के होते हैं, ध्यान से सुनिएगा, पेरेंट्स भी 2 टाइप के। आप बोल रहे हो कैसे? तो एक पेरेंट्स तो ऐसे होते हैं, देखो, नंबर 1 जो अपने बच्चे पर थोड़ा प्रेशर डालते हैं, बोलते हैं कि यार तू पढ़, हमारी फैमिली में सारे गवर्नमेंट जॉब में है, अगर तू नहीं पढ़ेगा तो हमारा क्या होगा, हमारे समाज में कोई इज्जत ही नहीं रहेगी। उस पर बार बार प्रेशर डालते हैं, उस पर प्रेशर डालते रहे, पढ़ पढ़ नहीं तो क्या होगा, सब सारे लोग गवर्नमेंट जॉब में हैं, तुम्हारा क्या होगा। उस पर क्या करते हैं, प्रेशर डालते हैं, और फिर ये क्या करता है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचता है। क्या सोचता है? नेगेटिव सोचता है। एंड ये जो होते हैं, ये पेरेंट्स जो होते हैं भाई, ये पेरेंट्स क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं कि बेटा तुम मेहनत तो कर, एक बार जो होगा वो देखा जाएगा, तू अपना 100% तो दे, सिलेक्शन नहीं होगा तो फिर आप फिर से करना, फिर मौका दिया जाएगा। ऐसे होते हैं, ये क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। अगर उस बच्चे में कॉन्फिडेंस आता है वो फिर और अच्छा करता है, ये कॉन्फिडेंस पैदा करते हैं, ये नेगेटिविटी पैदा करते हैं। तो रिक्वेस्ट है पेरेंट्स से कि अपने बच्चों को यार सपोर्ट करो, नेगेटिव डिमोटिवेट मत करो कि एक बच्चा हो, अरे उसका बेटा नौकरी लग गया, तुम नहीं लगोगे तो मेरी नाक कट जाएगी। अरे भाई छोड़ो यार, अपने बच्चों को थोड़ा मोटिवेट करो, उन्हें बोलो, उनसे बोलो कि आप एक बार अपना 100% देके तो देखो। तो इसमें होता 40%, जितना परसेंट घट जाएगा, आपके सिलेक्शन का उतना परसेंट घट जाएगा इसमें से, जितना आप डीमोटिवेट हो गए, नेगेटिव हो गए, तो ये होगा। इसके बाद देखो, जैसे ही आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो गया, आपने थ्योरी पढ़ लिया, तो फिर आपको क्या करना है, जैसे आपने थ्योरी पढ़ ली, उसके बाद में आपको सॉल्व पेपर करने हैं। मतलब आपको OMR से आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया है ना, बहुत जल्द आपका एग्जाम होने वाला है, माना कि आपका बहुत जल्द एग्जाम होने वाला है, सिलेबस आपका कंप्लीट हो चुका है। आपको फिर क्या करना है डियर, सब फिर आपको बाद में आपका रिवीजन करना है। तो रिवीजन करने का तरीका हमने बता दिया, आपको प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस 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 मेन परफेक्ट प्रैक्टिस करनी है। आपको क्या लाना है, सॉल्व पेपर लाने हैं, पेपर लाना है, सॉल्व पेपर आपको लाना है, उसमें OMR शीट भरने की आपको, हाँ बहुत सी प्रॉब्लम होती है कि याद सब है, हमें सब कुछ आता है, पेपर आता है, पर OMR शीट हमसे गलत हो जाती है। तो OMR शीट की आपको प्रैक्टिस करनी है। ऑनलाइन टेस्ट दो, बट ऑफलाइन भी दो। हम तो यही कहेंगे, अगर आप जितना ऑफलाइन अपनी जो OMR शीट भरने की प्रैक्टिस करोगे, सॉल्व करोगे, और सोल्ड पेपर जितना ज़्यादा करोगे, उतना ही आपके लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट रहेगा। ये एग्जाम प्रिपरेशन की बहुत ही शानदार तरीका। इस तरीके से अगर आप करोगे, सबसे पहले किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए उस एग्जाम में कितना कंपटीशन है यार, ये हमें पता होना चाहिए। उसके बाद है बुक की बात आती है, बुक हमने बता दिया। एंड आप किसी भी बेस्ट बुक की अगर बात की जाए, वो हमने बता दी। बाकी आप किसी भी शॉप पर जाओगे, वहाँ सारी बुक आपको दिखाई दे जाएगी। एंड कोई भी बेस्ट बुक हो, पर्सनली हम नहीं बोलेंगे क्योंकि सारी बुक बेस्ट आती है, बस एक ही गाइड पढ़ना है 10-20। और पेपर के लास्ट टाइम क्या होता है कि मार्केट में कोई नई बुक लॉन्च हो गई, तो नई बुक लॉन्च होगी तो उस समय क्या होगी, थोड़ा सा है ना, स्टूडेंट्स जो होता है वो थोड़ा सा हड़बड़ा जाता है, अरे यार नई बुक आई है यार, मेरे पास नहीं है, लेकर आऊँ क्या। तो मत लाओ यार, उस बुक को आप मत खरीदो, लास्ट टाइम मत खरीदो। अगर उसमें से आपका फ्रेंड खरीद कर लाया, बोल रहा है यार इस बुक में बहुत अच्छे क्वेश्चन है, छोड़ दो उस बुक को। क्योंकि जो आपने पढ़ा है, जो नोट्स आपने 10 बार पढ़ा है, उस लास्ट टाइम उनको आप छोड़ देंगे और इस बुक के पीछे आप पढ़ जाओगे। तो उसने आपको जितनी बार आप एक बुक पढ़ो, पर उसको अगर आप 10 बार पढ़ते हो तो वो बेस्ट तरीका है, बजाय 10 बुकों को आप पढ़ोगे बार एक बार, तो वो बेकार है। इसलिए आपकी कोई भी एक बुक, अपनी बेस्ट बुक पढ़ो यार, हम यही कहेंगे। तो ऐसे तरह से आपको अपनी एग्जाम का आप आसानी से क्लियर कर सकते हो। बहुत ज़्यादा कंपटीशन होने वाला है, बहुत जल्द आपकी वैकेंसी आने वाली है। तो आपको भाई तैयारी तो आपको ही करनी पड़े, कोई नहीं आएगा। जो आपका सपना आपने खुली आंखों से देखा है ना, उसे पाने के लिए जी जान लगा दो, पता है उसको। पर झूठी मेहनत, अब मेहनत करने का ढोंग मत करना प्लीज़, क्योंकि अगर आप मेहनत करने का ढोंग कर रहे हो ना, वो आप खुद के साथ
किसी और के साथ विश्वासघात नहीं कर रहे, खुद के साथ करो। ये स्ट्रेटजी जो आपको बताइए ना, इसे फॉलो कीजिए, बहुत बेस्ट तरीका। रिवीजन करने का भी लिख कर करो, पढ़ना है लिख कर करो, ओएमआर शीट करो, ओल्ड पेपर सॉल्व करो, सारी ओल्ड पेपर आपके पास होना चाहिए, सारे मटेरियल आपके पास होना चाहिए। एक बहुत तब जाकर आप एक अच्छी खासी अपनी प्रिपरेशन कर पाओगे, क्योंकि कंपटीशन आज कह रहे बहुत ज़्यादा कंपटीशन है इस बार, और नंबर ऑफ वैकेंसी पर ईयर घटता जा रहा है। इसलिए इतना ही कहेंगे डियर, हम यही कहेंगे कि भाई बहुत अच्छी तरीके से अपनी स्टडी को कीजिए, एंड बाकी ऑल द बेस्ट। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।